आज की मेरी वीडियो में मैं क्लास 12th का जो चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था मैट्रिसेस, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। आपने मैट्रिसेस को इक्वेट करना, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा। उसके बाद किसी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखा। आज की वीडियो में एक नेक्स्ट ऑपरेशन, जो लास्ट ऑपरेशन मैट्रिसेस पे है, वो है हाउ टू मल्टीप्लाई 2 और 3 मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले जो कंडीशन आपको ध्यान देनी है, एडिशन करते टाइम भी, सब्ट्रैक्शन में भी, इक्वेटिंग में भी, आपने एक चीज़ का ध्यान रखा था, वो था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेटिंग में और मल्टीप्लिकेशन में। थोड़ा सा ऑर्डर पे क्या आपको ध्यान देना है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब जैसे मैंने आपके पास 3 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। ये ए मैट्रिक्स है जिसमें n रो है, n कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स में p रोज हैं, q कॉलम्स हैं। सी मैट्रिक्स में n रोज हैं, p कॉलम्स हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ इनमें से कितने, कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको देखना होता है पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं, और अगर आप b से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे मैट्रिक्स की रो इसके इक्वल आनी चाहिए। जैसे अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो b की रो के इक्वल नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में आप ए बी प्रोडक्ट को फाइंड नहीं कर सकते, ए बी इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर आप ए मैट्रिक्स के साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी, अगर आपने ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए के कॉलम्स n हैं और सी के रोज n हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप ए मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉलम्स और इसकी रो इक्वल हैं। उसके बाद जो ए सी आएगा, जो नया मैट्रिक्स के बाद आएगा, वो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा जिसमें रोज बनेगी m एंड कॉलम्स बनेंगी p। तो ये m बाय p का एक नया मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा आप c को b से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। इस एग्जांपल में c की कॉलम्स देखिए p हैं और b की रोज p हैं, तो c b को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। c b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो आंसर आएगा वो c की रोज यानी कि n बाय b की कॉलम्स यानी कि q, तो ये n बाय q का एक नया मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास जिसमें दो मैट्रिक्स a और b गिवन है। a मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। उसी तरह b मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो a और b को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स a है उसकी कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स b की रोज अगर इक्वल हैं तभी ये मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इस एग्जांपल में ऐसा पॉसिबल है, ab इज डिफाइंड। अब ab का ऑर्डर, क्योंकि दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद भी जो नया आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स बनेगा, और मैट्रिक्स होगा तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? जो फर्स्ट नेम आपका लिखा हुआ है यहाँ पे a, तो a की रो बनेगी यानी कि 2 रोज इसमें आने वाली हैं, और बाद वाले मैट्रिक्स की कॉलम्स आएंगी यानी कि b की कॉलम्स आएंगी ये 2। तो जो नया मैट्रिक्स a b आएगा वो आएगा 2 बाय 2 का। अगर आप इस a b का ऑर्डर चेंज करते, मतलब मैं इसको b a लिखता, तो पहली बात तो ये कि क्या b a इज ऑल्सो डिफाइंड और नॉट, मतलब क्या आप b को पहले रख के और a को बाद में रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए b में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, a में नंबर ऑफ रोज हैं 2, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वी कैन फाइंड बी ए। अब बी ए का ऑर्डर क्या आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज बनेगी, मतलब इस बार बनेगी रो 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स यानी कि 3, तो ये इस बार 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स बनने वाला है। अब आपने यहाँ दोनों को ध्यान से अगर देखा, ए बी का जो ऑर्डर था वो 2 बाय 2 आया, जबकि बी ए का ऑर्डर 3 बाय 3 आया। इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई करते टाइम अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उन मैट्रिक्स में से प्री मैट्रिक्स कौन सा है और पोस्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैट्रिसेस की पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आंसर सेम आएगा। किसी पर्टिकुलर एक आधे केस में वो इक्वल आ भी सकता है। जनरली ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, किसी किसी पर्टिकुलर केस में, हर बार ऐसा इक्वल आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये था कि आपको पता लगे कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी है या आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर वो डिफाइंड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ए मैट्रिक्स 2 बाय 3 का एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है 3 बाय 2 का। मैं इसको दोनों तरह से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाऊंगा कि प्री मैट्रिक्स इज ए एंड पोस्ट मैट्रिक्स इज बी, और उसके बाद प्री मैट्रिक्स इज बी एंड देन पोस्ट मैट्रिक्स इज ए।
तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूजिंग ए बी, प्री मैट्रिक्स इज ए एंड पोस्ट मैट्रिक्स इज बी। अब अगर आपको ए बी फाइंड करना है तो आपने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एंड द ऑर्डर ऑफ द आंसर मींस ए बी विल बी ऑफ 2 क्रॉस 2, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स जो बचती हैं वो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर बचेगा। इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स है उसके अंदर आपके पास 2 रोज बनेंगी, 2 कॉलम्स बनेगी। तो ये 2 रो मैं इस तरह से यहां बना रहा हूं, ये 2 रो बन गई और 2 कॉलम्स बनेंगी, मतलब एक एलिमेंट यहां इस तरह से और एक एलिमेंट यहां पे इस तरह से आपके पास आएगा। तो एलिमेंट आएंगे 1 2 3 और 4। अब ये 4 एलिमेंट आपने लिखने किस तरह से हैं वो अब आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई होगा कैसे। अच्छा, अब आपको ये पता लग चुका है कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2x2 का मतलब इसमें a11 a12 2 1 और 2 2 पोजीशन के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स लिखने का यही तरीका है, 2 रो है 2 कॉलम्स हैं। अब आप 1 बाय 1 हर एक मैट्रिक्स की एलिमेंट की पोजीशन देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास आंसर निकालने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। a11 के अंदर ये जो फर्स्ट नंबर है ये रो के लिए है, सेकंड नंबर कॉलम के लिए है। तो अब जब आपको a11 निकालना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की ये वाली रो सिलेक्ट करनी है, मैंने ये वाली रो ले ली, मतलब फर्स्ट वाली रो, और सेकंड मैट्रिक्स यानी कि बी की ये वाली कॉलम यानी कि ये वाली कॉलम C1 फ्रॉम द मैट्रिक्स जो बाद में आपने लिखा हुआ था। और अब उसके बाद आपने देखा इसमें रो वाइज 3 एलिमेंट है, इसमें कॉलम वाइज 3 एलिमेंट है। अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 जाएगा 1 के साथ, प्लस ये 3 जाएगा इस 3 के साथ, प्लस 4 जाएगा इस 1 के साथ, ये सिस्टमैटिक मल्टीप्लाई होंगे, मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 इंटू 1 ये आ गया 2, फिर प्लस 3 इंटू सेकेंड एलिमेंट यानी कि 3 इंटू 3 9, फिर प्लस 4 इंटू थर्ड एलिमेंट यानी कि 4, ये एक कंप्लीट A11 एलिमेंट हुआ। इसके बाद आइए देखते हैं 1 2 1 2 का मतलब ये हुआ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स की तो पहली ही रो रहेगी, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 2 इस बार लेनी है, तो मैंने कॉलम 2 लेनी है। मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट को, ऐसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा, 2 इंटू 2 ये आ गया 4, प्लस 3 इंटू दिस 1 3 इंटू 1 3 एंड प्लस 4 इंटू 4 ये आ गया आपके पास 16। फिर आ गया 2 1 पोजीशन, 2 1 पोजीशन का मतलब हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स की इस बार सेकंड रो आपने सिलेक्ट करनी है, ये वाली रो है जो आपने इस बार यूज करनी है, एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आएगा, ये वाला कॉलम ही यूज होगा। मल्टीप्लाई फिर से सीरियल वाइज 1 एलिमेंट 1 के साथ, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ 2 3 6, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ये आ गया 1, लास्ट एलिमेंट 2 2 2 2 का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड ही कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की, तो ये वाली रो इस बार आपने लेनी है और सेकंड ही कॉलम वहां पे लेनी है। ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट की पोजीशन पे। अगर इसको सोल्व करते हैं, पहले ये आ गया 1 2 जा 2 फर्स्ट एलिमेंट, फिर 2 से 1 2 आ गया, फिर 1 से 4 प्लस आ गया 4, और अब इसको आप ऐड करके जैसे रख सकते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 15, ये आपके पास आ गया 23, ये आपके पास आ गया 8 और ये लास्ट में आपके पास अगेन आ गया 8। तो ये आंसर आ गया हमारे ए बी का। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने इस तरह से इसको यूज करना था। आइए अब ए बी का ऑर्डर भी आप देख रहे हैं 2 बाई 2 है, इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब बी ए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं और मैं दोनों को देखना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई इनकी पॉसिबल है या नहीं है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 3 जिसमें 1 रो 3 कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई 1 जिसमें 3 रोज हैं 1 कॉलम है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो बनती है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम बनेगी उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर आप ए बी फाइंड करना चाहते हैं तो ये ए बी मैं एक बार लिख रहा हूँ ए बी, तो ए के कॉलम्स और बी के रोज इक्वल हैं या नहीं ये चेक करना है। ए के कॉलम्स हैं 3 और बी के रोज हैं 3, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ए और बी एक बार मैं ऐसे लिख भी लेता हूँ, ये मैंने 1 2 3 ए लिख लिया और ये आ गया बी 2 3 1, और इसका ऑर्डर देखा आपने था 1 3 का, इसका था 3 और 1 का। फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड और पॉसिबल। और आंसर किस ऑर्डर का आंसर आने वाला है वो आपको देखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो
और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, मतलब 1 बाय 1 का एक मैट्रिक्स आपके पास आने वाला है। 1 बाय 1, 1 बाय 1 का मतलब क्या हुआ, एक ही रो है और एक ही उसमें कॉलम है, तो 1 बाय 1 के मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। और वो एलिमेंट आएगा कैसे, सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसकी पोजीशन बनेगी A11। A11 का मतलब आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो सेलेक्ट करनी है, इसमें एक ही रो है, और सेकंड मैट्रिक्स की पहली कॉलम सेलेक्ट करनी है, इसमें एक ही कॉलम है, और उनको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड सेकंड के साथ, प्लस थर्ड थर्ड के साथ। तो देखिए क्या आएगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 3 जा चला गया 6, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3। तो जो आंसर आपके पास आ गया वो आ गया 11 1 बाय 1 का। तो आपने देखा, अगर आपने a को b से मल्टीप्लाई करा तो सिर्फ 11 आंसर आया। अब b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि b को a से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या वो पॉसिबल होगा। मैंने b a लिखा, b का मतलब है 2 3 1, जिसका ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम, और a का मतलब है 1 2 3, जिसमें है 1 रो लेकिन 3 कॉलम। तो ये आपने देख लिया कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। और जो आंसर आपके पास आने वाला है वो आंसर देखिए कैसे आएगा, जो पहले मैट्रिक्स लिख दिया उसकी रो 3, और जो दूसरी बार मैट्रिक्स लिख दिया उसकी कॉलम यानी कि 3, मतलब 3 बाय 3 का एक बड़ा मैट्रिक्स आएगा। 3 बाय 3 का मतलब है 9 एलिमेंट उसमें आएंगे। वो 9 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे वो आप देखिए, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, फिर 3 1 3 2 और 3 3। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती सब में, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1, इस एलिमेंट को फाइंड करने का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स की पहली कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स की पहली कॉलम ये वाली ऐसे, और मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 जा 2, सिर्फ एलिमेंट आ गया 2। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2, 1 2 का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो 1 लेकिन सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 2, तो कॉलम 2 है इस बार ये वाली, तो आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 1 3, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1 ही रखेंगे लेकिन सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद 2 1, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को एक बारी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर 3 1 वाली रो आप लिखेंगे, थर्ड रो इस बार आपने यूज करनी है, और थर्ड रो को एक बार कॉलम 1 से मतलब 1 इंटू 1 आ गया, फिर थर्ड रो को कॉलम 2 से मतलब 2 आ गया, फिर थर्ड रो को कॉलम 3 से मतलब 3 आ गया। ये एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब आपने ये देखा, ए बी जब आपने फाइंड किया था तो सिर्फ 1 बाय 1 का एक मैट्रिक्स आया था, लेकिन जो बी ए फाइंड करा वो 3 बाय 3 का आ गया। यहां से ये चीज भी आपको क्लियर होगी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। और अब आप गिवन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी इजीली सीख गए हैं। अब अगर मैट्रिसेस 2 से ज्यादा होते, 3 मैट्रिक्स होते, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर मैंने लिखा है m बाय n, बी मैट्रिक्स है जिसमें है n बाय p, और सी मैट्रिक्स है जिसमें है p बाय q। तो अगर 3 मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएट होना। 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले लास्ट के 2 या फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई करके फिर रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये ए मैट्रिक्स बचेगा m बाय n का एज इट इज, और जो नया अंदर बीसी मैट्रिक्स बनने वाला है उसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम मतलब n बाय q। और अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो ये एबीसी मैट्रिक्स जो बनेगा एबीसी, तो एक ही इसमें रो बचेंगी m और कॉलम्स बचेंगी इसमें लास्ट वाले मैट्रिक्स की यानी कि q। तो इसका मतलब आप एबीसी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप या तो ए बी को मल्टीप्लाई करके सी मल्टीप्लाई करें या ए को मल्टीप्लाई कर दें बी सी से, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट होती है, एसोसिएटिव होती है नेचर में, लेकिन वो कम्यूट नहीं करती। मींस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर मैंने लिखा है 2 बाय 3, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन है वो आपको समझना है। क्या हर एक मैट्रिक्स का आप स्क्वायर या क्यूब या कोई भी इंटीग्रल पावर कर सकते हैं? उसके लिए आपको इस एग्जांपल से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर सपोज ए स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर दिस एग्जांपल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी कि एक मैट्रिक्स 1 2 3 फिर 0 1 2
मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 1 2 3 0 1 2। अब जब आप इसका ऑर्डर यहाँ लिखेंगे तो 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, जो कि यहाँ इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो आप उसका स्क्वायर या क्यूब या कोई भी इंटीग्रल पावर नहीं निकाल सकते। तो अब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो मैं सपोज कर लेता हूं ये मैट्रिक्स ऐसे था और इसका ऑर्डर है 2/2 और मैं a का स्क्वायर निकालना चाह रहा था। तो a का स्क्वायर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं होएगा। आप उसको सिस्टेमेटिक मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a इंटू a। अब a की वैल्यू आ गई 1 2 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 1। अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2/2 का, तो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो इक्वल है, तो फर्स्ट की रो और सेकंड की कॉलम मिलके आपके पास आंसर देंगी और आंसर के अंदर आपको पता लग गया 2/2 का मैट्रिक्स यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे। तो 2/2 में कैसे मल्टीप्लाई होएगा, A11 पोजीशन पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया 1 + 6 तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 7। फिर फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम के साथ, ये आ गया 2 + 2 ये आ गया 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 + 3 ये आ गया 6 और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 6 + 1 7। तो आपने देख लिया ये जो a स्क्वायर आया है ये इस a एलिमेंट का डायरेक्ट स्क्वायर करने से नहीं आया। 1 था जो 1 कुछ और आ गया है, फिर 3 था 3 कुछ और आ गया। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स के इंटीग्रल पावर्स को सोल्व कर सकते हैं।